बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, एक वक्त वो था कि जब पाकिस्तान दहशतगर्दी की जद में था। पाकिस्तान ने बेमिसाल कुर्बानियां दी। उस दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करने के लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बेमिसाल कुर्बानियां दी। पाकिस्तानी अवाम ने ताउन किया और यूं हम दहशतगर्दी की जद से बाहर निकल आए। फिर रफ्ता रफ्ता हम अमन की जानिब लौटने लगे। लेकिन ये बात हमारे दुश्मनों की आंखों में खटकती रही और दुश्मन पे दर पे वार करने के बेशुमार मौके ढूंढते हैं और जहां पर उन्हें मौका मिल जाए वो पाकिस्तान के अमन को सबूताज करने की कोशिश करते हैं। आज एक ऐसा ही अफसोसनाक वाकया पेशावर के किस्सा खानी बाजार में कूचा रिसालदार की जामिया मस्जिद में पेश आया, जहां पर दो हमलावर आए। उन्होंने पहले फायरिंग की और फायरिंग करने के बाद मस्जिद में घुसे और मस्जिद की दूसरी सफ में एक खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। जो अब तक की तहकीकात बताती हैं उसके मुताबिक 5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। इसमें बेशुमार जानों का ज़िया हुआ, बेशुमार जख्मी अभी भी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं और बेशुमार की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। दहशतगर्दी का ये नासूर पाकिस्तान में फिर से पनपने की कोशिश कर रहा है और हमें उम्मीद है कि फिर से ये पाकिस्तानी कौम पुरअज़्म रहेगी और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इस दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज इसी इशू से करते हैं और हम देखेंगे कि खित्ते की सूरत हाल किस हद तक हमारे लिए फेवर में है या खित्ते की सूरत हाल को देखते हुए हमें अपना मैकेनिज्म किस हद तक तब्दील करना है। हमारे आज के पैनल में मौजूद है सीनियर साहब मोहम्मद अजीम साहब। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है राव खालिद साहब ने और सुहेल इकबाल भट्टी साहब ने, और कराची से हमारे साथ मौजूद हैं सईद खावर साहब। आप तमाम हजरात का बेहद मशकूर हूं। राना साहब, अगर आज का वाकया देखा जाए तो उस वक्त उफक का चेहरा लहू में तर था, जमी जनाजा बनी हुई थी। इतना बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान का। सिक्योरिटी इदारों की अब तक की कारकर्दगी, अब तक की तहकीकात क्या बताती हैं कि इसके पीछे कौन से अनासिर हैं जो फिर से पनपने की कोशिश कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखिए यार सर, आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में इतना गमगीन दिन है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं, कि जब मस्जिद के अंदर जहां इस पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ मांगी जा रही है, जहां पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं, वहां पर फिर वही दहशतगर्द, वही रा के एजेंट, वही NDS की माली मुआवनत करने वाले, वही पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले वो पाकिस्तानी जो बेकाबू माल थे, उन लोगों ने पाकिस्तान की एक मस्जिद में एक ऐसा खूनी खेल खेला कि हर पाकिस्तान की आंख अश्कबार हो गई, हर पाकिस्तानी दिल गमगीन हो गया। या सर, इन्वेस्टिगेशन हो चुकी, चीज साबित हो गई है कि इसके पीछे NDS, रा और मोसाद, ये तीनों जमातें इसके पीछे हैं। चूंकि ये नजर आ रहा था कि पाकिस्तान ने अपनी आजादाना खारजा पॉलिसी का आगाज कर दिया है, पाकिस्तान ने अपना दुनिया के अंदर अहम तरीन रोल अदा करना शुरू कर दिया है, पाकिस्तान ने खित्ते के अंदर एक नई मिसाल और एक नया सिलसिला शुरू कर दिया है। और पाकिस्तान के अंदर जैसे वजीर आजम होके आए थे चाइना से, तो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो नए मुआहदे हुए थे, जिसमें CPEC एक नई जिद्दत से आगे आना था, उसके बाद रशिया का दौरा, जिसके बाद नजर आ रहा था कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में बहुत आगे जाएगा। तो पाकिस्तान को कौन बदहाल देखना चाहता है, पाकिस्तान की तबाही कौन देखना चाहता है? वो भारत है, वो इसराइल है, वो अफगानिस्तान के अंदर वो खुफिया एजेंसी जो बाजार तो अब अफगानिस्तान में नहीं, लेकिन उनके ताने बाने अफगानिस्तान के अंदर से या अफगानिस्तान के बाहर से किसी ना किसी तरीके से दहशतगर्द तंजीमों के साथ मिलते हैं। NDS ये थी, इन लोगों ने किया। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में जो चीज सामने आई है, इसमें रा के मुलव्वस होने के, NDS के मुलव्वस होने के और मोसाद के मुलव्वस होने के मुकम्मल सबूत मिल चुके हैं। जो कॉल ट्रेस की गई है, जो रिकॉर्ड ट्रेस किया गया है, जो फुटेज सामने आई है, खुदकश धमाका करने वाले, फायरिंग करने वाले कौन लोग हैं, उनकी फुटेज सामने आ चुकी हैं। इससे बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि ये कौन लोग थे, किन के कहने पे किया गया, कौन सी कालादम तंजीम पीछे थी, किसने किसको किस जगह ठहराया, किस तरीके से वहां पहुंचाया गया, इसको पहुंचाने वाले वो 3 अफराद कौन थे, यहां तक छोड़ के जाने वाले कौन थे, जो मवाद था
बारूदी मवाद वो किसने दिया था, ये सारी चीजें जो है बिल्कुल क्लियर होकर सामने आ चुकी हैं। और मैं हमने हमेशा ऐसी चीजें ब्रेक की हैं। आप देख लीजिएगा 1 से 2 दिन बाद, 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद ये वाज़ेह हो जाएगा कि इसके पीछे भारत खड़ा था, इसके पीछे एनडीएस खड़ा था, इसके पीछे जो है बाकायदा मुसाद मौजूद थी, और मुसाद के पीछे वो आलमी ताकत खड़ी थी जो पाकिस्तान को खुशहाल नहीं देखना चाहती। वो आलमी ताकत खड़ी थी जिसको पाकिस्तान की खुशहाली सबसे ज्यादा दुख देती है। वो आलमी ताकत है जिसके मुतल्लिक 1-2 रोज पहले सऊदी फरमा रवा ने भी अपना एक बड़ा सख्त सा बयान जारी किया है। तो ये बड़ा क्लियर हो गया है। देखें, इन बात ये हदशात मौजूद थे। आप जरा गौर करें, हम कुछ पिछले दिनों में चले जाते हैं तो पहले पाकिस्तान की फोर्सेस को निशाना बनाया गया, पाकिस्तान की फोर्सेस को एक टारगेट किया गया एक प्लान के तहत, पुलिस को टारगेट किया गया प्लान के तहत। उसके बाद ये टारगेट जो था अब मसाजिद को टारगेट किया गया ताकि एक खौफ की फजा कायम हो सके, ताकि ये तासर दिया जा सके कि पाकिस्तान के अंदर दोबारा खुदकश हमला हो रहे हैं, दोबारा दहशतगर्द एक्टिव हो गए हैं। लेकिन ये बुझती हुई आखिरी दहशतगर्दी की ये चिंगारी थी जो अब बुझ रही है और ये बुझ जाएगी। कुछ लोग, मैं आपको ये भी बता दूं, 13 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 13 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं जो इनके सहूलतकार हैं, जो किसी ना किसी तरीके से बिलवास्ता या बिला वास्ता इस काम में मुलवस हैं, जिसकी प्रेस रिलीज या जिसका ऐलान जो है वो वजीर दाखिला शायद आज कर दें या कल कर दें। लेकिन इस सारी चीजों, इन तमाम इस सारे वाकये के पीछे जो मौजूद थे, जो इनके सहूलतकार थे, जो इनको यहाँ पहुंचाने वाले थे, जो इनको फंडिंग कर रहे थे, जहां से ये ट्रेनिंग लेकर आए, जहां तक ये पहुंचाया गया, उन तमाम चीजों के शवाहिद पाकिस्तान के अहम तरीन हसासदारों ने हासिल कर ली। तमाम तर शवाहिद पाकिस्तान के हसास इदारों ने हासिल कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि ऐसे अनासर का कला कमा किया जाएगा और पाकिस्तान अमन की जानिब जो बढ़ रहा है वो सफ़र मजीद आगे बढ़ेगा। खावर साहब, इत्तलात तो गैर मुसद्दिका ऐसी भी हैं कि हुकूमत सिंध को ख़तरा की थ्रेट अलर्ट मौजूद था कि कराची के अंदर कोई ऐसी तकरीब कारी हो सकती है। वहाँ पे मैकेनिज़्म ऐसा बनाया गया कि सिक्योरिटी को मज़ीद बढ़ाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हादसा जो है, ये सानेहा जो है, ये रूनमा हुआ पेशावर में। देखें, एक तो राना साहब ने बड़ी तफसील से बताया, अभी शिकस्त खुर्दा अनासर जो है वो बावले हो गए और पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। सारी दुश्मन ताकतें पाकिस्तान के खिलाफ अपने वसाइल इस्तेमाल कर रही हैं और अपने लोगों को एक्टिव कर रही हैं। आज पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी। बड़ी मुद्दत के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हुई और उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम, एक जो टॉप 3 और 4 टीम्स हैं दुनिया की आईसीसी की रैंकिंग में, वो पाकिस्तान का दौरा कर रही थी। दुश्मन मेरे ख्याल में बहुत करीब भी ये कार्रवाई करने के इंतजाम कर चुका है, लेकिन उन्हें यहाँ मौका नहीं मिला ज़्यादा सिक्योरिटी की वजह से, तो उन्होंने पेशावर में ये धमाका कर दिया। सिंध में भी इतलात आई हैं और उसमें यहाँ रेड अलर्ट कर दिया गया है। गो के हमारे इदारे जो हैं वो जाग रहे हैं, उनको सब ये मालूम था, अलर्ट्स भी मालूम थे। लेकिन ये हमारी क्रिकेट को 2 रुख है इसके। एक तो अफगानिस्तान में शिकस्त के बदले लिए जा रहे हैं। अमेरिका बहुत नाराज है हमसे, खास तौर पर रूस के वजीर आज़म के दौरे के बाद जो है अमेरिका, इसराइल और भारत में बड़ी चेमगोइयाँ हो रही हैं। पाकिस्तान एक नए कैंप में जा रहा है जिस पर वो सारे अफसुर्दा हैं और तकलीफ में हैं। दूसरी हमारी ये खुशी थी, हमसे ये आलमी खुशी छीनने की कोशिश की जा रही है। दुश्मनों की कोशिश है कि पाकिस्तान को आप देखें कि इसमें से निकाल दिया जाए, क्रिकेट की दुनिया से ही आउट कर दिया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि पीएसएल एक बहुत कामयाब हमारा एक था, उस पर दुश्मन की बड़ी नजरें थी, उसमें कुछ नहीं कर सके। वो पीएसएल कराची में 30 मैच हुए, 20 मैच हुए, शानदार तरीके से हुए। उसके बाद फाइनल और दूसरे मैचेस सारे लाहौर में हुए, कजाफी स्टेडियम में, वो भी सारे कामयाबी से हम किनार हुए। अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत दी और हम सुरखरू हुए अक़वाम आलम में कि हम एक पुरअमन मुल्क हैं, हम एक खेल खेलने वाले, मोहब्बत करने वाले मुल्क हैं। और उसके अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का ये दौरा करके हमें ये सनद दी है कि हम एक पुरअमन मुल्क हैं। हम अपनी बका के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। लेकिन आज दुश्मनों ने हमारे इसमें रंग में भंग डालने के लिए पेशावर में जो सानिया किया है, उस पर यकीनन पूरे मुल्क में हर आंख अश्कबार है, हर आंख अश्कबार है, सोगवार भी है और हमारे सिक्योरिटी इदारे भी मुतहर्रिक हो चुके हैं। राव साहब,
आप ये देखिए कि एक तरफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान है, वो मैच खेल रहे हैं, तो दूसरी जानिब आज के हमले के बाद अगर बैनुल अक़वामी मीडिया देखें, फॉक्स क्रिकेट को देखें, तो वो ये लिखते हैं कि जहां पे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम खेल रही है वहां से 2 घंटे की मुसाफत पे ये हमला हुआ है। तो ये मैसेज जो है, ये दहशतगर्द दुनिया में क्या पहुंचाना चाहते हैं? देखिए यासिर, ये अगर आपको याद हो 2 हफ्ते पहले मैंने अपने प्रोग्राम में एक जिक्र किया था कि जो अमेरिका है वो पाकिस्तान में उसने अपने सारे एसेट एक्टिवेट कर दिए हैं। वो इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए उसमें चाहे पॉलिटिकल एसेट्स हों, चाहे हुकूमती एसेट्स हों जो उनका इन्फ्लुएंस है, चाहे उनका कोई निज़ाम इंसाफ में इन्फ्लुएंस है, चाहे उनका एस्टेब्लिशमेंट में इन्फ्लुएंस है, जहाँ जहाँ उनका इन्फ्लुएंस है पॉलिटिकल साइड पे है, ये टेररिज्म के हवाले से है। हमें तो बहुत पहले से पता है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी सारी वारदातें उन्होंने की थी जो हमने उनको बाकायदा डोजियर बना के दिया था 2006-07 में, जिसमें हमने बताया था CIA के एक ऑपरेटिव को रंगे हाथों उसकी सारी डिटेल्स दी थी। उन्होंने जब बाद में उसको इनकार कर दिया, जैसे वो मुकर जाते हैं अपने चीज़ों से। यहाँ पे उनका जो बंदा था हमारे यहाँ, उसने 2 बंदे मारे यहाँ पे लाहौर में। पहले उसको सरकारी एम्प्लॉय करार दिया गया, फिर और किया गया, आखिर में वो कॉन्ट्रैक्टर निकला। इस तरह वो उससे भी मुकर गए थे। तो इस किस्म की चीज़ें हमें पता है कि उनका इन्फ्लुएंस है, उनका वो जिस तरह से ऑपरेट करते हैं। हमें कोई 4-5 दिहाइयों का तजर्बा है उनके साथ, लेकिन जब हम उसके अलाई थे तब भी वो हमारे साथ यही कर रहे थे। अब उसका स्ट्रेटजिक अलाई इंडिया हो गया है, तब भी वो यही कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान को अपना रिजॉल्व शो करना है। पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इस वक्त, उनको ख़ास तौर पे बहुत ज़िम्मेदारी का सबूत देना है। मिलिट्री लीडरशिप ने ओवर द ईयर साबित किया है कि वो इस बड़ी जंग में बहुत कामयाबी से, लेकिन दुनिया की बेमिसाल लड़ाई लड़ी है उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ, जो कोई नहीं लड़ सका। अमेरिका को भी भागना पड़ा, वियतनाम से भी भागना पड़ा, यहाँ से भी भागना पड़ा, वो नहीं कर सके। वो अपने इलाकों में उस तरह से नहीं रोक सके, कोई ना कोई वहाँ पे फिर हो जाती है चीज़ें। हमने जिस तरह से इसको टैकल किया है उसमें पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो बड़े सुरखरू होकर निकली है, और इंशाल्लाह आगे भी इस किस्म की सारी चीज़ों का राना साहब जैसे बनाया उसको सारा उसके डिस्कवर कर दिया गया। लेकिन मैसेज यकीनन ख़तरनाक है। ये मैं इसको कोई बहुत सादा चीज़ नहीं समझ रहा। सही, जो बुनियादी तौर पे बात करना चाह रहा हूँ, ये सादा चीज़ नहीं है। ये हमें मुहतात रहना है, हमें बड़ा कॉन्शियस रहना है, बड़ा अलर्ट रहना है। ये चीज़ें की जाएंगी, ये ख़राबी पैदा की जाएगी पाकिस्तान की इकानमी को, पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, पाकिस्तान की मिलिट्री को मिलाइन करने की भी आप देखेंगे कैंपेन की जाएगी। जो 5th जनरेशन वॉर चल रही है उसको मज़ीद एक्सटेंसिवली चलाया जाएगा। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के बारे में आपको अजीबो-गरीब किस्म की चीज़ें मिल सकती हैं। ये सारे इस किस्म की सब हरकतें हमारे साथ होंगी। लेकिन हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का इम्तिहान है ये। आया उनको इमरान खान चाहिए या मुल्क चाहिए? क्या वो चाहते हैं? इमरान खान को फारग करके अगर वो इस किस्म की इंस्टेबिलिटी मुल्क के अंदर क्रिएट होती है जिससे उन अनासर को हौसला मिलता है जो यहाँ खराबी पैदा करना चाहते हैं, तो वो फिर बहुत खतरनाक सूरत हाल हो जाएगी। हमें मोहतात रहना होगा और मोहतात अंदाज से आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर हमें अपनी मईशत को मुस्तहकम करना है, जमहूरी इस्तेहकाम लाना है, तो उसके लिए बहुत मोहतात अंदाज में आगे बढ़ने की जरूरत है। भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं, कोई एक वजह हो सकती है या मुख्तलिफ वजूहात हैं आज के दहशतगर्दाना हमले की? दौरा चीन, दौरा रूस, PSL हो गया, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान हो गया, CPAC हो गया, या ये मजमुआ है सबका? यासिर देखिए, इसकी यकीनन कोई एक वजह तो हो नहीं सकती। बिलखसूस पाकिस्तान जिस वक्त आलमी सतह के ऊपर अपनी बिल्कुल एक खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी को आगे लेकर बढ़ रहा है, और उस हवाले से कई अहम फैसले भी किए जा चुके हैं। और खित्ते के अंदर गुज़श्ता 1.5-2 सालों के दौरान पाकिस्तान ने जो गैर मामूली किरदार अदा किया वो भी सबके सामने है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की खात्मे के लिए जो कुर्बानियाँ दी, जो कार्रवाइयाँ की, वो भी दुनिया के सामने है। कुछ एलिमेंट्स रह गए थे जो जिनके साथ मामला तय होना थे, जिसके अंदर से दोबारा दुश्मन ने अपनी चाल चली, वो भी अभी तो मामला तय नहीं पाए, शायद आने वाले दिनों में तय पा जाए। लेकिन दुश्मन इस मौके की ताड़ में था, इंतहाई सफाकाना वार किया है गैर मामूली वक्त के दौरान, जिसके अंदर हम देखें कि पाकिस्तान का आलमी सतह के ऊपर जो तशख़्ख़ुस था, पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ आलमी लेवल के इवेंट्स हुए, उसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया की वो टीम जो पाकिस्तान में अपनी उन्होंने बाज़ाब्ता पहले दिन का मैच का आगाज़ किया। सिक्योरिटी के तमाम तरह हाई सिक्योरिटी फुल प्रूफ इंतजाम थे। इस जगह का इंतखाब करके मैसेज वही दुनिया को दिया गया कि पाकिस्तान अब भी महफूज नहीं है,
पाकिस्तान में अब भी दुश्मन मुल्क जो हमारी ताकतें हैं वो कार्रवाइयाँ कर रही हैं। यकीनन हमारी तमाम सिविल और मिलिट्री लीडरशिप इस मामले को देख रही है, इस चीज़ का डेफिनेटली इसका कला कमा किया जाएगा। लेकिन ऐसे वक्त के ऊपर जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रूस का दौरा करके लौटे हैं और उसके साथ यूरोपीय ममालिक पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, जो बात दिल में थी अल्टीमेटली उन्होंने प्रेस रिलीज जारी करके कह दी कि पाकिस्तान अपनी पोजीशन को इस तरीके से जो वो चाहते हैं वाजे करे। लेकिन पाकिस्तान ने जो सोच समझ कर एक नई राह, एक नई सिमत का तयन किया है, पाकिस्तान उसके ऊपर गामजन है। लेकिन जो सबसे क्रिटिकल चीज़ है इस वक्त, देखिए कोई भी कौम जिसके ऊपर पाकिस्तान में माजी में भी ऐसा वक्त कड़ा वक्त आया, लेकिन पूरी कौम इकट्ठी हुई, इत्तेहाद शो किया, मुत्तहिद होकर सारे चैलेंजेस का मुकाबला किया और हम उसमें सुरखरू हुए। अब इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत हाल बनती जा रही है, उसके बाद जो बड़े इवेंट्स हो रहे हैं और उसके बाद ये इतना बड़ा एक साहनिया हुआ है, तो ये चीज़ें परेशान कुन हैं। हमारी सियासी क़यादत को भी, वो किसी भी जमात से उनका ताल्लुक हो, इस बात को मलहूज़े खातिर रखना होगा कि पूरे रीजन के अंदर इस वक्त क्या हालात हैं, दुश्मन ताकतें किस तरीके से पाकिस्तान को देख रही हैं और दुश्मन इस मौके की ताक में था और उसको मौका मिला, उसने वार किया है। तो आने वाले दिनों में इन सारे चैलेंज को सामने रख कर आगे बढ़ना होगा। वज़राए का ये कहना है कि जो हमने कुछ रोज़ कबल आला सतही इजलास हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इसके अंदर एक माह से 1.5 माह के दौरान वहाँ पर इस किस्म के मुमकिन कार्रवाइयों के खतरात की निशानदही की गई। हमारे इल्म में था, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि हम लाइल्म थे, लेकिन चूंकि एक इतना वुल्नरेबल एरिया है जहां से दुश्मन को एक मौका मिला, लेकिन आने वाले दिनों में आपने इन चीज़ों को काउंटर करना है। लेकिन जब तक आप मुत्तहिद नहीं होंगे, इत्तफाक राय नहीं होगा, उस वक्त ऐसे दुश्मन के अज़ाइम को मुत्तहिद जब तक नहीं होंगे, इत्तफाक राय नहीं होगा, तो फिर इस तरह के नताइज भुगतना पड़ेंगे। हमें मुत्तहिद होकर एक कौम बनने की जरूरत है और वो दिन दूर नहीं कि जब काली रात टलेगी, गम के बादल छट जाएंगे, ना आंसू ना दर्द रहेगा, ना कोई दहशत गर्द रहेगा, ना कोई बंदूक चलेगी। मेरे लोगों देखना एक दिन इस धरती के सब झंडों पर बस एक चांद और तारा होगा, अमनो अमा के साए नीचे पाकिस्तान हमारा होगा। इसी दुआ के साथ हम ये अज़्म करते हैं कि मुस्तकबिल के अंदर हम मजबूत हिकमत अमली के साथ मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे सियासी इस्तेहकाम और अदम इस्तेहकाम के हवाले से। जो सियासी इस्तेहकाम है वो किस तरीके से कायम हो सकता है? अगर मौजूदा सूरत हाल देखी जाए तो अपोजिशन जमातें वज़ीर आज़म इमरान खान स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिश कर रही हैं और इस हवाले से वो इस बात पर कभी यकीन रखती हैं कि अगर इत्तेहादी भी ना हो तो हुकूमत के बंदे हम तोड़ कर हुकूमत के खिलाफ ही तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। तो इसके लिए वो हुकूमत के जो लोग हैं उनको क्या ऑफर्स कर रहे हैं, उन ऑफर्स की बुनियाद पे क्या हुकूमत परेशानी में मुब्तला है या हुकूमत इस बात पर पुरुमीद है कि कुछ भी नहीं होगा, हमारे लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे? सोहेल इकबाल भट्टी साहब की जानिब बढ़ते हैं। भट्टी साहब, तहरीक अदम एतमाद के अपोजिशन के राबिते, अपोजिशन राबितों में क्या कोई यकीन दहानियां करवा रही है मुस्तकबिल के हवाले से या पैसे ऑफर्स किए जा रहे हैं? बात क्या है, अब तक की इतलात क्या बताती हैं? यासिर, अब तक की इतलात ये बताती हैं कि ये हमारी सियासी तारीख का हिस्सा है। जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो अपोजिशन जमातों के पास वफादारियाँ खरीदने का 2 ही टूल होती हैं। मुस्तकबिल के अंदर आपको यकीन दहानी करवाई जाती है कि आपको किस हल्के से आपको टिकट दिया जा सकता है, क्या फ्यूचर में आपको पोजीशन दी जा सकती है जब हम इक़्तिदार में आएंगे। और उसके साथ कुछ किरदार, कुछ अरकान ऐसे होते हैं जिन्हें फिनेंशियल इंसेंटिव ऑफर किया जाता है कि आप ये करेंगे, आपको फौरी तौर के ऊपर ये इंसेंटिव मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें माजी के अंदर भी इस्तेमाल हुई, अभी भी यही इतलात मिली हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी कि इस किस्म की जो अट्रैक्शन है वो दी गई। लेकिन मामला ये है कि शायद ये अट्रैक्शन अभी तक कारगर साबित नहीं हो पा रही। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जहाँ पर अपोजिशन एक मोमेंटम डेफिनेटली वो बिल्ड कर चुकी हैं, लेकिन उस मोमेंटम के साथ साथ जो आप मौलाना फजलुर रहमान साहब अनाउंस करते हैं कि 48 घंटों के अंदर खुशखबरी मिलेगी, 48 घंटे गुजर गए, वो उनकी अटेम्प्ट अभी तक सामने हमें नजर नहीं आई। लेकिन जो सबसे बड़ा मरला था जो कि अपोजिशन की तरफ से तय होना चाहिए वो ये था कि आप तहरीक अदम एतमाद किसके खिलाफ लेके आ रहे हैं। क्या पहला आपका टारगेट प्राइम मिनिस्टर है या स्पीकर? इस वक्त हम देखें तो शहबाज शरीफ और असद अली ज़रदारी साहब एक डिफरेंट पेज पर हैं। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ साहब के बहुत डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा रवाबित हैं, उनकी स्ट्रैटेजी कदर मुख्तलिफ है और एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट है
जो कि गवर्नमेंट को भी बहुत सूट कर रहे हैं और जो कि टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की यह राय है कि हमें जो पहले मरले के अंदर तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए वो स्पीकर के खिलाफ लानी चाहिए, इसलिए कि नंबर हमारे पास पूरे नहीं है। जो हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है उसके मुताबिक तरीन ग्रुप और उसके साथ बाकी लोग जो पीटीआई साइड से जिनके साथ इनके राब्ते थे, जिनको मैच्योर किया गया है, स्पीकर को अपना स्पीकर लाकर पार्लियामेंट के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक की शक्ल के अंदर उनको अलग सीटें नॉमिनेट करवाई जाएं, ताकि कोई स्पीकर उनके खिलाफ कोई रूलिंग ना दे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई रेफरेंस से भेज सके, उनकी कानूनी पोजीशन सिक्योर हो जाए, जो कि आगे चल के हमें प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में हेल्प आउट होंगे। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब की स्ट्रेटजी डिफरेंट है। वो ये चाहते हैं कि हमें डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हमें आगे जाना चाहिए और उससे मुतल्लिक हमें ये अटेम्प्ट करनी चाहिए। तो ये दोनों चीजें अभी तक तय नहीं, मतलब तय हैं दोनों ग्रुप्स में, दोनों सेम पेज पर नहीं है। इन्होंने मोमेंटम डेफिनेटली बिल्ड किया हुआ, तो इसको इन्होंने अभी तय करना बाकी है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ा मसला जो इमरान खान साहब जो इस वक्त इनको इन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं और लगता ही है कि उनके लिए फिल वक्त कोई परेशानी नहीं है, वो ये समझते हैं कि वो इस मरले से निकल जाएंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब एक और बड़ा मसला जो कुछ रोज कल प्राइम मिनिस्टर के लिए परेशानी का बाइस बना, कुछ वफाकी वुज़रा ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को रिपोर्ट पेश की कि सिर्फ वफाक मरकज और पंजाब नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर के अंदर भी बहुत बड़ा सियासी तूफान बन चुका है। प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर के खिलाफ भी एक बड़ी मुहिम बन चुकी है। बहुत से वुज़रा अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं मुसलसल उनके ऊपर। 36 में से 28 अरकान दूसरी तरफ हैं और किसी भी वक्त मामला गड़बड़ हो सकता है। कुछ मामलात में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इंटरवीन किया है, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से बात की और कुछ उनके इक़दामात को उन्होंने तब्दील करवाया। वो नया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वहां पर शिफ्ट होना चाहते थे, 35 करोड़ मांगे, प्राइम मिनिस्टर ने मना किया। उसके साथ जो रिपोर्ट्स मौसूल हुई एक वफाकी वजीर के तवज्जुह से प्राइम मिनिस्टर को, जिसके अंदर ऐसे लेवल की अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं जिसके पूरी पार्टी के लोग नाराज हैं। प्राइम मिनिस्टर के हल्के के लोगों को दूसरे अरकान के हल्कों में अपॉइंट किया जा रहा है। लोग कौन से हैं? पटवारी, क्लर्क, यहां तक के धोबी को भी एक जगह पे सरकारी नौकरी पर अपॉइंट किया गया, तो वुज़रा उसके ऊपर बरहम है। उसके साथ साथ एक तत्तापानी में रेस्ट हाउस है, वो रेस्ट हाउस काफी अरसे से बंद है, इस बाइस कि वहां पर प्राइम मिनिस्टर एजे के वहां पर क्याम करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने एक रूम रिजर्व कराया हुआ, लेकिन वहां पर कोई लोग और नहीं जा पा रहे। तो इस किस्म की रिपोर्ट जो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंची है, प्राइम मिनिस्टर को कंसर्न है और उन्होंने ये टास्क दी है कि पहले वो इस मामले से जो तरीके अदम एतमाद का मामला चल रहा है इससे निमट लें, तो उसके बाद आला सती इजलास होगा आज़ाद कश्मीर का भी और उस मामले से निपटा जाएगा कि ये ना हो कि यहां से सुरखरू हो जाए और वहां पर मामला कुछ नया रुख इख्तियार कर जाए। तो आज़ाद कश्मीर के लिए भी अंदर भी जो इस वक्त गवर्नेंस का मामला चल रहा है, जो नेपोटिज्म के इशू हैं, वो बहुत बड़ा कंसर्न बढ़ चुके हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए और आने वाले दिनों में इसके ऊपर कोई एक्शन होता दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में कोई एक्शन होता दिखाई दे रहा है, यानी पीटीआई को दो महाज इस वक्त लड़ने होंगे। एक महाज वो है जो अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से और दूसरा महाज एजेके के अंदर भी है। राना साहब, तहरीक अदम एतमाद की जब बातें हो रही हैं, जहांगीर तरीन साहब की वतन वापसी की भी बातें हो रही हैं, एक एमपीए ये कहते हैं कि वो तहरीक अदम एतमाद से पहले वतन वापस आ जाएंगे। वतन तो वापस आ जाएंगे, पलड़ा क्या प्राइम मिनिस्टर की तरफ ही रहेगा उनका? देखिए यहाँ सर दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं कि अपोजिशन की तरफ से जो दावे थे, बिलखसूस मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से, उनके तर्जमान की तरफ से, जो 48 घंटे का एक वक्त दिया गया था उससे 5 घंटे ऊपर हो गया वक्त, और 48 घंटे का वक्त भी गुजर गया। 48 घंटे में अदम एतमाद तो नहीं आई, लेकिन पेशावर की एक मस्जिद में खुदकश हमला हो गया। 48 घंटे गुजर गए, अभी तक अदम एतमाद किस तारीख को आनी है, उसकी रिक्वेजिशन पे कितने लोगों के साइन हैं, अदम एतमाद किस तरह पेश होनी है, कोई चीज़ सामने नहीं आई, जिससे एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह लगती है कि मौलाना फजल रहमान या तो बेबस हैं या मौलाना फजल रहमान जो हैं उनकी बात कोई सुनने के लिए या उनकी बात पे अमल करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि ज़राए ये कहते हैं कि अदम एतमाद की तहरीक का फैसला उसको लाना 100 मामला भी होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के लाहौर पहुंचने के बाद इस्लामाबाद की तरफ जब वो कूच करेंगे, इस्लामाबाद की तरफ जब वो मार्च करेंगे, तो उस वक्त पे जाके ये सारी चीज़ें होंगी। यानी वो सारा क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खाते में डालना चाहते हैं। इसलिए आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो इस्लामाबाद में बैठ के मीटिंग खेल रहे हैं और इस मीटिंग खेलने में उतना वक्त गुजरता जा रहा है और जो दावे, जो वादे, जो फैसलों का ऐलान मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ या शाहिदा खान अब्बासी करते हैं, उनमें से किसी एक पर भी अब तक अमल होता नजर नहीं आता। अब आ जाते हैं जहांगीर तरीन साहब।
लेकिन आपको पहले भी हमने कहा था, हमने खबर ब्रेक की थी कि जहांगीर तरीन की शहबाज शरीफ से कोई मीटिंग नहीं हुई, तमाम मीडिया चैनल कह रहे थे मीटिंग हुई, साबित हो गया मीटिंग नहीं हुई। अब आपको यह भी बता देता हूं कि आज जहांगीर तरीन का एक अहम हुकूमती जुम्मेदार से राब्ता हुआ है। अच्छा। और उस राब्ते में जहांगीर तरीन की हैसियत पूछी गई है। जहांगीर तरीन को फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से खैर उनकी सेहत के हवाले से पैगाम पहुँचाया गया है, उनकी दुआ पहुँचाई गई है। और उस गुफ्तगू में जहांगीर तरीन ने वाज़े कहा है कि मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूं और जो एक चंदे अरकान असम्बली जिनको किसी और तरफ से तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, उनको मैं पाकिस्तान जाके समझाऊंगा और हम आखिरी हद तक अपनी जवाब के साथ करें। एक गिला उनकी तरफ से जरूर पहुंचा है, और गिला जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से है कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो अपनी किसी न किसी गुफ्तगू में जानबूझकर जहांगीर तरीन साहब जो है उनको निशाना बनाते हैं। ये एक गिला उनकी तरफ से गया है। अब जहां तक अदम इत्तेमाद की तहरीक और इत्तेहादियों का, दूसरी मैं आपको ये एक बड़ी खबर दे दूं, क्योंकि सईद खाबर साहब इस बात की तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं। मेरे पास जो ज़राए कह रहे हैं वो ये है कि जो तहरीक ये जो है एमक्यूएम जो है, एमक्यूएम के अंदर एक बहुत बड़ी लिफ्ट मौजूद है और एमक्यूएम के क़यादत को ये प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो तहरीक अदम इत्तेमाद की सूरत में हुकूमत का साथ ना दे। कुछ लोगों ने तो इस बात की भी तस्दीक की है कि कोयटा में बाकायदा इस पर कुछ मुलाकातें भी हुई हैं और यह भी कहा गया है कि एमक्यूएम को कहा गया है कि उनके अब हुकूमत के साथ चलने से अवामी जो पोजीशन है वो खराब होगी और हुकूमत की तरह साथ उनके चलने से आइंदा इंतखाबात में कोई बेहतरी नहीं आएगी। जिस पर अपोजिशन जो है वो इस उम्मीद से है कि एमक्यूएम की तरफ से जो बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं उस पर अपोजिशन को खासी ये उम्मीद है कि एमक्यूएम जो है वो अपोजिशन के साथ अपोजिशन एमक्यूएम से उम्मीद लगाए बैठी है। खबर साहब आपके जराए क्या बताते हैं एमक्यूएम का तहरीक एक चीज का इजाफा कर दूं, यासर एक चीज का कर दूं, एमक्यूएम के जराए ने इस बात की तस्दीक किया कि एमक्यूएम जो है वो जाने के लिए अपोजिशन का साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन उनका सबसे बड़ा खदशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। वो कहते हैं कि हम अगर उसे छोड़ के आते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवैया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर बैठे हुए कुछ लोग जो हैं वो सिंध के अंदर हमें जानबूझकर कुचलने की कोशिश करेंगे। अगर सिंध के अंदर हमारे मामला तय हो जाते हैं, हमें कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास और जो जहां पे एमक्यूएम मौजूद है वहां पे डिस्टर्ब नहीं किया जाता, हमें हमारी पोजीशन पे रहने दिया जाता है, तो फिर हम इस पर गौर कर सकते हैं और फिर इसके इम्कानात भी रोशन है। जी खबर साहब आपके जराए क्या बताते हैं तहरीक अदम इत्तेमाद के मौक़िफ़ पर एमक्यूएम की राय क्या है? क्या बंटवारा है, उनमें तजाद है या एक नुक्ते पे मुत्तफिक है? देखिए, हम इस पे एमक्यूएम के जो अंदरूनी खलफिशार है उस पर हम पिछले प्रोग्राम में बात कर चुके हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि इस पर हुकूमत में रहने या हुकूमत से अलग होने पर एमक्यूएम में दो धड़े मौजूद हैं। लेकिन एक खबर हमने ब्रेक की है, उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। हमने ही ब्रेक की है कराची से कि मंगल को वजीर आजम आ रहे हैं और वो बहादुराबाद जाएंगे। गवर्नर इमरान इस्माइल साहब ने इसकी तस्दीक की है। मंगल को जाएंगे, बहादुराबाद जाकर वो एमक्यूएम को मनाने की कोशिश करेंगे कि आप हमारे साथ रहें। एमक्यूएम के खदशात दुरुस्त हैं कि एक ज़माने में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में गाड़ी छिनती थी, लेकिन आजकल सूरत हाल यह है कि दोनों एक अलग अलग मकाम पे बैठकर एक दूसरे के खिलाफ बमबारी कर रहे हैं, सियासी बमबारी। अब ये सूरत हाल है कि अगर ये आने वाले दिनों में नून लीग के साथ या जेयूआई के साथ एमक्यूएम चली जाती है तो पीपल्स पार्टी भी तो वहां मौजूद होगी ना, उनके खदशात तो होंगे। तो शहरी हलकों के जो खदशात हैं, जो जिनका जिक्र राना साहब ने भी किया, वो मौजूद रहेंगे। हैदराबाद, कराची, सक्खर, मीरपुर खास जो बड़े शहर हैं, उनके लोग जो है वो एमक्यूएम के साथ किसी न किसी हवाले से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये एक मैं अर्ज कर दूं कि बहुत बड़ा बहरान है एमक्यूएम के दौरान और दरमियान कि वो चाहते हैं कि हमारी जो सियासी साख थी वो हुकूमत में रहने की वजह से और कुछ डिलीवर ना करने की वजह से खराब हो रही है, और हमें इस अगले इलेक्शन से पहले अपनी सफ़े दुरुस्त करनी चाहिए और अपने लोगों में जाकर उन्हें एतमाद दिलाना चाहिए कि हम हुकूमत से अलग हो गए। वो फिर से सफबंदी करना चाहते हैं अपनी सियासी साख को मजरूह होने से बचाने के लिए।
राव साहब, आप क्या राय रखते हैं जब भी किसी अपोजिशन रहनुमा से ये बात की जाए कि तहरीक अदम एतमाद आप क्यों नहीं लाते, आप उस दिन का तयन क्यों नहीं करते जिस दिन तारीख का फैसला हो जाए कि इस दिन हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, तो उनका जवाब होता है कि हम उजलत में कोई फैसला नहीं करना चाहते, आप क्यों हमसे ये सवाल करते हैं? क्या वाकई ये उजलत में फैसले नहीं होते या फिर आपको इसके पीछे वजह कुछ और दिखाई देती है कि तजाद है आपस में? देखिए, वो उजलत क्या होती है, 48 घंटे की जब आप डेडलाइन दे देते हैं तो ये उजलत ही है ना कि आपने डेडलाइन दे दी, उसके बाद क्यों नहीं हो रहा, ये राना साहब ने बड़ी वजाहत से बता दिया कि क्या चीज़ें हो रही है। बुनियादी बात ये है कि अपोजिशन के पास कोई प्लान नहीं है। उनको जो अट्रैक्ट करना है दूसरे लोगों को, भले पैसे से करना है, किसी चीज़ से भी करना है, तो उसके बाद वो आगे करना क्या है ये अपोजिशन को खुद नहीं पता। इलेक्शन में जाना है, एक खबर आ रही है कि जी इलेक्शन होने चाहिए फौरी तौर पे, जैसे ही हम हुकूमत को गिराते हैं, वो कैसे होगा सारा सिस्टम, किस तरह से चीज़ें चलेंगी आगे। एक है कि जी नहीं, जो जब गिरा लेंगे इमरान खान को तो फिर वज़ीर आज़म बनाएंगे अपना, वो कहाँ से होगा जी, शहबाज शरीफ साहब होंगे या नहीं होंगे, उनको वोट कौन देगा, किस तरह से वो इलेक्ट होंगे। तो ये गैर यकीनी की जो सूरत हाल है ना, अपोजिशन का बुनियादी तौर पे पंजाबी में कहते हैं कि गवांडी दी कंध डिग जाए भावें अपना बच्चा थले आ जाए, तो वो ये कोशिश ये हो रही है बुनियादी तौर पे। लेकिन मैं आपको बड़े वसूख से ये कह रहा हूँ, जो न्यूट्रल हैं उनके ख्याल में दीवार बिल्कुल गिराएं, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन ये बच्चा नीचे नहीं आना चाहिए। वो इंस्टेबिलिटी का जो फैक्टर मैंने पहले जिक्र किया, वो क्रिएट नहीं आप कर सकते, वो उसमें आपके खराबियाँ बहुत बढ़ जाती हैं, उसमें आपका निज़ाम पूरा फिर जो है ना वो किसी और तरह से मुतासर होता है। इसलिए आप दीवार गिराएं, भले कॉन्स्टिट्यूशनली आपका राइट है, आप करें, तहरीक चलाएं, धरने दें, लॉन्ग मार्च करें, वट एवर, लेकिन अब हो ये रहा है कि अंदर जो पीपल्स पार्टी, नून और मौलाना फजलुर रहमान, ये ट्रायंगल हर कोई अपनी सियासत पे लगा हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान नवाज़ रसूलुल्लाह का रोल चाहते हैं जो वो कभी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि नवाज़ रसूलुल्लाह बिल्कुल और तरीके से चीज़ों को लेकर चलते थे। सही। नून के अंदर से मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा लाइकिंग मियाँ साहब उसके मौलाना फजलुर रहमान के बारे में नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है वो बिलावल को एज अ पोटेंशियल कैंडिडेट, चाहे 2028 में बने वो जाके, लेकिन उसके तौर पे उसको सारा उसका जो मूवमेंट की गई है, धरना किया गया है, जो लॉन्ग मार्च हो रहा है, वट एवर, जो इत्तेहादी हैं उनकी मुझे समझ नहीं आती। उनको ये पता नहीं है, वज़ीर हैं, हुकूमत में बैठे हैं, सारे प्रिविलेजेस ले रहे हैं, वो उनको पता नहीं है कि हुकूमत के साथ हैं कि नहीं है। तो ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। और फिर जो MQM की बात है, मेरा ख्याल है MQM के अंदर बहुत शदीद रिफ्ट है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट अंदरूनी तौर पे नहीं है। जो पहले वो मैनेज होते थे पीपल्स पार्टी के साथ, वो एक बंदा करता था, वो मरहूम रहमान मलिक थे, जो फ़ौरन लंदन पहुंच जाते थे और वहाँ किसी का बैंक अकाउंट भर जाता था और वो उसके बाद आर्डर आता था और ये तामील कर देते। अब वो ऐसी कोई फोर्स उनके अंदर मौजूद नहीं है जो कहे कि जी इस तरह होगा तो वो उसी तरह होगा। अब मेरा ख्याल है उसके अंदर भी बहुत सी मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें बोली निकल रही है, बात की बोलियाँ आ रही हैं और उनको इंटरनली काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम होगा अगर वो कोई ऐसा फैसला करते हैं हुकूमत को छोड़ने का। तो मेरा ख्याल है कराची में मजीद सेटबैक होगा अगले इलेक्शन में उनको। अगर हुकूमत को छोड़ने का फैसला करती है तो उसे मजीद सेटबैक का सामना करना पड़ सकता है और जो इत्तेहादी है वो अभी तक मखमसे का शिकार है कि हम हुकूमत के साथ हैं या नहीं है। तो अपोजिशन अभी तक जो मुत्तहिद ना हो पाई मुख्तलिफ नौइयात की बिना पे कि हर एक का अपना मौक़िफ़ है, हर एक अपने नुक्ते के ऊपर दूसरे को मुत्तफ़िक करना चाहता है, लेकिन बात नहीं बन पा रही, जिसकी वजह से तहरीक अदम एतमाद की तारीख का तयन नहीं किया जा रहा। नाज़रीन, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सिक्योरिटी और मुआशी सूरत हाल पे बात करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने अवामी लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया और अवामी लॉन्ग मार्च अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। 8 मार्च को ये इस्लामाबाद पहुंचेगा। अवामी लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या PDM को कोई तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं? क्या PDM ये समझती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सारा क्रेडिट ना ले जाए? और मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में अवामी लॉन्ग मार्च को क्या कोई खदशा भी हो सकता है? इसी बारे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहला सवाल ये, सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट तो नहीं है अवामी लॉन्ग मार्च को? देखिए जी, बिल्कुल है, और ये लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले का है और 23 मार्च के लॉन्ग मार्च में भी सिक्योरिटी थ्रेट है। लेकिन अब सोचने और सुनने और समझने वाली बात यह है कि एक तरफ हम पाकिस्तान की तकदीर को बदलने, पाकिस्तान की अवाम के लिए बाहर निकलने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आज जो धमाका हुआ जिसमें 56 लोग अब तक, बल्कि 56 से ज्यादा हो गए, जो अपनी जिंदगी की बाजी हार गए,
उसके बाद अगर आप इसी तरह बड़े लॉन्ग मार्च करते हैं और उस लॉन्ग मार्च में किसी को नहीं पता कि उसके साथ खड़ा शख्स कौन है, किसी को नहीं पता कि लॉन्ग मार्च में शामिल होने वाली गाड़ी किसी का है, तो किसी को नहीं पता कि आगे किसी इस्तकबालिया कैंप के पास खड़े लोग कौन है, तो ऐसे वक्त में जब हमारा दुश्मन पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी पैदा करना चाहता है, पाकिस्तान के अंदर बदअमनी पैदा करना चाहता है, पाकिस्तान के अंदर खून की होली खेलना चाहता है, तो उस वक्त में पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को मैं समझता हूं सबसे पहले हुकूमत को कि जिनका सिंध हकूक मार्च सिंध में जारी है उनको अपने इस मार्च को यहीं पे रोक देना चाहिए और अवाम की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए वहां पे खत्म कर देना चाहिए। और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी असूलन यही करना चाहिए कि इस लॉन्ग मार्च को रोक देना चाहिए। अगर नहीं रोक सकते तो इसकी सिक्योरिटी, वहां पे आने वाले लोगों की जांच पड़ताल, उसके हवाले से को बेहतर और मुनज़्ज़म तरीका इख्तियार करना चाहिए। मैंने जो अब तक देखा है, चाहे वो सिंध में हकूक़ सिंध लॉन्ग मार्च हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च हो, दोनों लॉन्ग मार्च के अंदर आपको कहीं किसी जगह भी कोई ऐसी चीज नजर नहीं आएगी कि वहां पर शामिल हर शख्स को चेक किया जाता हो, हर शख्स की जो है सिक्योरिटी मैकेनिज्म बेहतर करने की जरूरत है। राव साहब, आप क्या राय रखते हैं? लॉन्ग मार्च को रोक देना चाहिए या सिक्योरिटी मैकेनिज्म बेहतर होना चाहिए? सिक्योरिटी मैकेनिज्म तो ऑब्वियसली बहुत बेहतर होगा। बिलावल ट्रैवल कर रहे हैं, कोई भी लीडरशिप पाकिस्तान की कोई ट्रैवल कर रही होती है, भले मौलाना फजलुर रहमान हो, शहबाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी हो, मेरा ख्याल है उनको सिक्योरिटी कवर दिया जाता है और प्रॉपरली सारी एजेंसीज जो मुकामी एजेंसीज हैं जो नेशनल लेवल पे काम करते हैं, सारे लोग कोऑर्डिनेशन में होते हैं और उनको उनका बड़ा यानी कंसर्न होता है कि कोई इस किस्म की चीज़ जो है एक बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा कर सकती है। अब सियासी मुखालफिन का आपस में जो भी उनका हो, लेकिन ऑब्वियसली फॉलोअर्स हैं, सबके चाहने वाले हैं, तो एक बड़ा ट्रबाइल क्रिएट हो जाता है। फिर ओवरऑल पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन पे जब कोई लीडरशिप की हिट होती है या खुदा ना खास्ता उसको निशाना बनाया जाता है, तो उससे यकीनन बहुत ज़्यादा सूरत-ए-हाल ख़राब होने का खदशा होता है। तो ऑब्वियसली सारे कंसर्न तो अपनी जगह पे मौजूद है। मेरा ख्याल है उसमें जो करने की बात है वो बिलावल भुट्टो हों, भले शहबाज शरीफ कर रहे हो, मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हो, जब सिक्योरिटी एजेंसीज कोई उनको एडवाइस करती हैं, कुछ चीज़ बताती हैं, तो उनको थोड़ा सा कान धरना चाहिए उसके ऊपर। जैसे हमने देखा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हम खो बैठे इसी वजह से कि उनको बाकायदा बार बार कहा गया, उनको जाके बड़े हाई लेवल पे घर पे ब्रीफिंग दी गई कि ये हमें मिल रही है इतला, तो इस किस्म का खदशा मौजूद है, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की और वो आज हमें नहीं है, शहीद हो गई। तो इस तरह से मेरा ख्याल है कि उनके जो सिक्योरिटी इदारों की एडवाइस पे काम करना चाहिए और उसके मुताबिक अपना मैकेनिज्म बनाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कराची शहर के हवाले से क्राइम इंडेक्स की बात करेंगे। रवां साल के पहले 2 माह के दौरान क्राइम इंडेक्स में बेतहाशा इजाफा हुआ। सईद गनी साहब भी इसका एतराफ़ कर चुके हैं कि क्राइम इंडेक्स में इजाफा हुआ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी इसका एतराफ़ किया। तो मैकेनिज्म में तब्दीली क्या आएगी? क्राइम इंडेक्स को किस तरीके से कम किया जाएगा? खबर साहब की तरफ बढ़ते हैं। खबर साहब, क्राइम इंडेक्स में कमी के हवाले से सिंध हुकूमत या सिंध पुलिस अपने मैकेनिज्म में कोई तब्दीली कर रही? पहली बात तो यह है कि थोड़ा सा मैं 1-2 जुमलों में इसका पस मंज़र बयान करूंगा कि 1843 में सिंध पुलिस बनी थी। 1861 में पुलिस एक्ट बना था जो आप पूरे पाकिस्तान में लागू है। उस वक्त से लेकर अब तक जो है एक परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में छोटी मोटी तब्दीली की गई थी। उसके बाद के पुलिस आज तक वही फरसूदा पुलिस का निज़ाम चल रहा है। आपने अपनी पुलिस को अप टू डेट करने के लिए, जदीद पुलिस का निज़ाम मुतारफ़ करने के लिए कोई कोशिश नहीं की। आपने अपनी पुलिस को अच्छा असला नहीं दिया, उनकी अच्छी तरबियत का इंतज़ाम नहीं किया, अच्छे लड़कों को लेकर नहीं आए, पढ़े लिखे लोगों को लेकर नहीं। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो होता है कि पुलिस को पोलिटिसाइज कर दिया गया है। मैं सिर्फ सिंध की बात नहीं करूँगा, पूरे पाकिस्तान में आपकी पुलिस वडेरों, सियासतदानों, उनकी मर्जी पर चलती है। अब ये जो सूरत हाल बनी है, आपको बताऊं कि ये नया साल शुरू होते ही कराची वालों की जिंदगी अजीरन हो गई है। इन 2 महीनों के दौरान जो है आप देखें कि 2000 वारदातें हो चुकी, 11,000 वारदातें हो चुकी हैं। उनमें क्या हुआ है कि इन दो माह में 200 गाड़ियां छीनी गई हैं, 4000 मोटरसाइकिल छीने गए हैं और 30,000 मोबाइल छीने गए हैं। 61 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। आप एक हमारे AIG जो कराची को डील करते हैं उनको तब्दील किया गया, मिनाज साहब को उनकी जगह अब लाए गए हैं नए AIG, कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन मैकेनिज्म तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। जबकि लेकिन जब आपकी जड़ों में बदउनवानी, आपकी जड़ों में काम चोरी और आपकी जड़ों में सियासत उतरी हुई हो तो आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। कराची के लोग, जब आपकी हुकूमतें एक तरफ से घोटकी से लेकर कराची के लिए वफाकी हुकूमत मार्च कर रही है, एक तरफ से सिंध की हुकूमत इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रही है, वज़ीर आला सिंध जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ ट्रक में मौजूद हैं, तो और कराची फिर कौन करेगा सीधा, कौन यहाँ कराची में जराइम पेशा अनासर को लगाम देगा? ये माफियाज का शहर है, ये यहाँ सियासी माफिया भी है, समाजी माफिया भी है, सोशल क्राइम भी है और रियासत के खिलाफ जो क्राइम होता है वो भी बहुत है। उसके लिए मैं समझता हूं कि जब तक पुलिस को आप ठीक नहीं करेंगे, जब तक पुलिस आप ठीक नहीं कर सकते, इदारे को ठीक नहीं करेंगे, इदारों के अंदर काली भेड़ों की निशानी नहीं करेंगे, तब तक आप क्राइम इंडेक्स में मजीद इजाफा ही बर्दाश्त करते रहेंगे। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वजारत तवानाई के हवाले से। वजारत तवानाई की अदम दिलचस्पी कहिए या कुछ और कहिए, वजारत तवानाई के जो तेल और गैस के ज़खायर उन्हें फ़रोख्त करने का इंकशाफ हुआ और इसके हवाले से NOC FBR से ले लिया गया। कतई नज़र इससे कि क्या उसकी टैक्स रिपोर्ट आपने हासिल की, क्या उसकी जांच पड़ताल कर ली है, तो इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है? भट्टी साहब की तरफ बढ़ते हैं। भट्टी साहब, मतलूबा कीमत के तायुन के बगैर ही NOC ले लिया गया? यासिर, बिल्कुल एक बड़ा हैरान कुन अम्र है। हमने इस मामले को पहले भी टेकअप किया और पहले मामला FBR में था, DGPC ने इस मामले को टेकअप किया कि गैर मुल्की गैस पैदा करने वाली कंपनी जिसका नाम ENI है, जो पाकिस्तान को LNG भी प्रोवाइड करती है और जब इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ती है तो पाकिस्तान में वो अपना कार्गो फराम नहीं करती, महंगे दाम पर बाहर फरोख्त कर देती है। उसी कंपनी का जो कंडक्ट हमारे सामने है, वो कंपनी पाकिस्तान में सिंध के अंदर उनकी जो एक फील्ड है, जो उनकी जहाँ पर उनके 11 ब्लॉक्स हैं, वहाँ पर उन्होंने वेल किया तो वहाँ पर 85 मिलियन क्यूबिक फीट गैस पैदा हो रही है, 107 बैरल खाम तेल पैदा हो रहा है और ये बहुत सेंसिटिव नेचर का काम है। इसने एक बड़े ही ड्यूबियस किस्म की एक डील करके $16 मिलियन में इस कंपनी को, तमाम असासों को, एक नई कंपनी जिसका एक दिन का एक्सपीरियंस नहीं है SECP में रजिस्टर्ड हुई और उसको $16 मिलियन में फरोख्त कर दिया। सवाल यहाँ पर यह था जो हमने रेज किया था, क्या इतना बड़ा जो गैस को तेलो गैस की पैदावार करने वाली कंपनी जिसके अंदर मजीद पोटेंशियल है, उसके ब्लॉक्स में मजीद ड्रिलिंग हो सकती है, वो अचानक खामोशी से निकल रही है और उसको मुबैना तौर के ऊपर वजारत तवानाई और FBR से सपोर्ट भी मिल रही है। मामला ये था कि $16 मिलियन में आपने फरोख्त किया और उसके अगेंस्ट पहले टैक्स नहीं जमा करवाया और अब आपने विद होल्डिंग टैक्स 39 करोड़ पे जमा करवा दी है। अपनी राह हम वार कर ली है और उस कंपनी ने अपनी बैंक गारंटीज जो वेल करने के अगेंस्ट जमा करवाई थी ENI ने, वो भी तो वापस मांग ली है ताकि मैं यहां से एग्जिट करूं। हमने ये मामला टेकअप किया था, वफाकी वजीर तवानाई हमाद अदर को सवालनामा भेजा, वफाकी सेक्रेटरी को भेजा, एडिशनल सेक्रेटरी को भेजा, DGPC को भेजा कि आप इतनी कम कीमत के ऊपर कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? हमारी सरकारी कंपनियां OGDCL, PPL, ये वो कंपनियां हैं जिनके पास $16 मिलियन तो कोई बात नहीं है, वो आराम से खरीद सकती थी। वो ऐसा प्रोसेस क्यों नहीं हुआ कि वो भी इसके अंदर शिरकत करती? और सबसे बढ़कर आपने क्या थर्ड पार्टी के जरिए से इवेल्युएट करवाया कि वाकई ही इस कंपनी के सांसों की मालियत $16 मिलियन है? एक नया कुआं जिसकी ड्रिलिंग के ऊपर मिनिमम $5 से $6 मिलियन लागत आती है, यहाँ पर आप कई कुएं ड्रिल कर चुके हैं, किसी की जानिब से फिर कोई तसल्लीबख्श जवाब आया? मार्केट एक्सपर्ट्स बता रहे हैं यासिर, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। टाल मटोल, हम चेक कर रहे हैं, हम बताएंगे आपको जल्द, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। $5 से $6 मिलियन एक वेल के ऊपर कास्ट आती है और ये नहीं कि जो पाकिस्तान में एसिड्स हैं जहां पर कंबाइंड प्रोसेसिंग प्लांट लगे हुए हैं, उसकी मालियत 80 से $120 मिलियन के दरमियान है। अगर उस प्राइस को अनाउंस किया जाता तो कम अज कम विद होल्डिंग टैक्स की मद में हमें $1.5 अरब कौमी खजाने में जमा होने थे और अब सिर्फ 39 करोड़ पे जमा करवाकर निकलने की कोशिश की जा रही है। उससे बढ़कर जिस कंपनी के हवाले किया जा रहा है, प्राइम इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो 50-50 उनकी 50% ये नहीं कि मुलाजमीन है, 50% पावर जनरेशन कंपनी पाकिस्तान की जो अपनी कंपनी है, जो तजर्बाकार कंपनी है, उन कंपनियों पे फौकियत दी गई ऐसी कंपनी को जो ना तजर्बाकार कंपनी है, जिससे मुल्की खजाने को नुकसान भी पहुंचा। सवाल पूछा गया तो जवाब किसी की तरफ से ना आया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी साहब, राव खालिद साहब, राना अजीम साहब और सईद खावर साहब से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मिलेंगे आपको अगले हफ्ते। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।